नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 के कहानी के सिद्धांत स्वरूप की अगली चैप्टर कहानी का वर्गीकरण और औचित्य और सीमाएं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार प्रश्नों की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, हिंदी कहानी की प्रारंभिक विकास यात्रा के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका सरस्वती ने हिंदी कहानी की प्रारंभिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी पत्रिका में छपने वाली अनेक प्रमुख कहानीकारों की कहानियों से हम हिंदी की प्रारंभिक कहानी के प्रकार बनने की शुरुआतें मानते हैं। सरस्वती में प्रकाशित होने वाली कहानियों में कल्पनाओं से भरपूर कहानियाँ और चरित्र प्रधान कहानियाँ, काल्पनिक यात्रा वर्णन, आत्मकथा आदि थे कि महत्वपूर्ण रचनाकार के रूप प्रेमचंद और प्रसाद के आगमन के साथ हिंदी में कहानी कला को एक नवीन शिखर प्राप्त हुआ है। वस्तुतः हिंदी जगत के इन दोनों महत्वपूर्ण कथाकारों ने कहानी के स्वरूप तथा विकास को एक नई दिशा प्रदान की। चरित्र प्रधान कहानियाँ सामान्य रूप से हिंदी कहानी के विकास के प्रारंभिक चरण अस्तित्व में आई, जिसका उदाहरण अंग्रेजी साहित्य में 18वीं सदी के लेखक गद्य के रूप में मुख्यतः एडिसन और स्टील आदि जैसे लेखकों के गद्य निबंधों में कैरेक्टर राइटिंग के रूप में मिलता है। ऐतिहासिक विकास क्रम पर नज़र डालते तो चरित्र प्रधान कहानियाँ ही हिंदी के प्रारंभिक दौर की कहानियाँ बनी, जिनमें अंग्रेजी साहित्य का चरित्र प्रधान लेखन मुख्यतः कहानी के विकास का एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में दृष्टिगत होने लगा। हिंदी साहित्य क्षेत्र में भी प्रारंभिक दौर में चरित्र प्रधान कहानियाँ लिखी गई और कथाकार प्रेमचंद की अनेक कहानियाँ चरित्र प्रधान कही जा सकी है, जैसे आत्माराम, बड़े घर की बेटी, बांका गुमान, बूढ़ी काकी आदि। वास्तव में इस प्रकार की कहानियों में संपूर्ण कहानी की कथा वस्तु किसी पात्र के इर्द गिर्द उसे केंद्र बनाकर उसके चारों ओर घूमती रहती है। वातावरण प्रधान कहानियाँ, इस प्रकार के वातावरण प्रधान कहानियों में कहानीकार अपने चित्रण की कला द्वारा वातावरण को सजीव तथा प्रभावपूर्ण बनाकर जीवन के किसी पक्ष या भावना को उजागर करता है। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप इसका प्रमुख महत्वपूर्ण उदाहरण है। आकाशदीप के अलावा प्रतिध्वनि, बिसाती, स्वर्ग के खंडहर, हिमालय का पथिक, समुद्र संतरण आदि इसी प्रकार के वातावरण प्रधान कहानियाँ की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। और है कि कथानक प्रधान कहानियाँ, तो हमने यहाँ पर हिंदी कहानी का प्रारंभिक विकास जो था, जो किसके ऊपर आधारित होती थी, उसके ऊपर हम विचार करें। जैसे ये चरित्र प्रधान कहानियाँ होती हैं, फिर हमें और उसका भी कुछ उदाहरण हमने देखे। और वे कथानक प्रधान कहानियाँ भी है। तो वातावरण प्रधान कहानियाँ क्या होता है? इस प्रकार की वातावरण प्रधान कहानियों में कहानीकार अपने चित्रण की कला द्वारा वातावरण को सजीव तथा प्रभावपूर्ण बनाकर जीवन के किसी पक्ष या भावना को उजागर करता है। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप ये उदाहरण थी। तो हम कथानक प्रधान कहानियाँ चलते हैं। इस प्रकार की कथानक प्रधान कहानियों में चरित्र और उनके साथ उनकी परिस्थितियों के बनते संबंधों पर बल दिया जाता है और इसी कारण ये कहानियाँ अपनी विषय वस्तु के रूप में कथानक या कहानी कहने की ही अधिक महत्व देती हैं। रचनाकार विशंबरनाथ शर्मा, कौशिक दत्ता शर्मा और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कथानक प्रधान कहानी के प्रमुख स्तंभ है। कार्य प्रधान कहानियाँ, विशेष रूप में जिन कहानियों में
प्राय कार्य का महत्व अधिक होता है। ऐसी कहानियों को कार्य प्रधान कहानियाँ कहते हैं। इस प्रकार की कहानियों में आमतौर पर कार्य यानी एक्शन ही महत्वपूर्ण होता है, किंतु इसके उपरांत भी कहानीकार अपनी दृष्टि हमेशा कार्य या एक्शन पर ही रखता है, इसलिए इन्हें कार्य प्रधान कहानियाँ की श्रेणी में रखा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः जासूसी और कथाएं आती हैं। कहानीकार गोपाल राम गहमरी और दुर्गा प्रसाद खत्री की कहानियाँ कार्य प्रधान कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर हमने कहानी का प्रारंभिक विकास यात्रा जाने, जहाँ पर हमने सरस्वती जो है महावीर प्रसाद की पत्रिका सरस्वती में जो कहानियाँ छपती थी और कितने प्रकार की कहानियाँ होती है, जो कि चरित्र प्रधान है, वातावरण प्रधान है, कथानक प्रधान है और कार्य प्रधान भी है। तो दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी में अस्तित्ववाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। कहानी में अस्तित्ववाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। उसका उत्तर देखते हैं। कहानी में अस्तित्ववाद की भूमिका एक महत्वपूर्ण विशेषता के उभर कर सामने आई, जिसमें सन 1964 में सचेतन कहानी की पृष्ठभूमि को अपना प्रमुख आधार बनाया। वास्तव में इस आंदोलन ने जीवन के प्रति सचेतन दृष्टि अपनाने पर बल देते हुए पश्चिमी जगत के विचारों की आधुनिकता और उसके मूल्य का प्रबल विरोध किया और इन पाश्चात्य मूल्यों में विद्यमान निराशा, अकेलापन और अनास्था आदि के प्रकार को अपनी कहानियों का लक्ष्य बनाया। कहानीकार महादीप सिंह ने सचेतन कहानी को नई कहानी की आत्मपरकता से दूर रखते हुए इसे भारतीय परिवेश के वास्तविक जीवन मूल्यों को कहानी में उतारने के लिए लगातार प्रयास किया। महादीप सिंह, कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, वेद राही, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान आदि कहानीकार इस आंदोलन के सशक्त प्रमुख रचनाकार कहलाए। सचेतन कहानी वस्तुतः व्यापक भारतीय परिवेश से गहनता से जुड़ी हुई कहानियाँ थी, जिसमें सामान्य रूप से बदलता हुआ भारत ही प्रतिबिंबित हो रहा था। सचेतन कहानी के प्रमुख कहानीकार हिंदी के समकालीन प्रगतिशील परंपरा से विशेष दूरी बनाए रखने के पक्षधर थे, क्योंकि कहानी का जो उच्चतम आदर्श सामने रख रहे थे वो प्राय प्रेमचंद जैसे कहानीकारों में समकक्ष था। इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार महिप सिंह से एक विशेष दूरी बनाए रखते हुए अपनी और सचेतना कहानी की एक अलग पहचान बनाए रखने के अभिलाषी थे और शायद इसी के फलस्वरूप उन्होंने सचेतन की कहानी के तंत्र के प्रमुख अस्तित्ववादी दर्शन के सक्रिय और सकारात्मक पक्ष से जोड़ दिया, जिसमें मुख्यतः मनुष्यता उसके अस्तित्व को सच माना जाता था। तो इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, अकहानी आलोचना के प्रेरक तत्वों पर टिप्पणी लिखिए। नई कहानी में ही कहीं सन 1960 या 62 के बीच अकहानी नाम का प्रयोग हुआ और कहानी का एक नया रूप सामने आने लगा। इसे तब नई कहानी के विरुद्ध रखने का प्रयास किया गया। कहानी के प्रारंभ के कुछ समय बाद ही इसका सतत विरोध भी शुरू हो गया। यद्यपि विरोध प्रचलित कहानी में आने वाली जड़ता को तोड़ने के लिए और उसके स्थान के नए जीवन संदर्भ को जोड़ने के लिए था। कहानियों में प्रचलित परंपरागत मूल्यों को पूरी तरह से नए सिरे से नकार दिया गया था, तथापि इसकी परिणति बहुत अधिक सार्थक नहीं रही और ये घोर निराशा से भरी हुई कहानियाँ कहने लगी थी। हालांकि गंगा प्रसाद बिमल ने पहले इसे समकालीन कहानी नाम दिया, पर बाद में प्रवृत्तियों के आधार पर इसे अकहानी के रूप में ही जाना गया, क्योंकि अकहानी के बहुत से कहानीकार नई कहानी से भी सीधे सीधे जुड़े थे। अतः नए के बहुत से तत्व इस आंदोलन की कहानियों में भी यथावत बने रहे।
कहानी के मूल स्वरूप निषेध और विरोध का है, जो अकविता के समान है। इसी कारण अकविता के बहुत से विख्यात कवि, जिनमें गंगा प्रसाद विमल, राजकमल चौधरी, जगदीश चतुर्वेदी आदि कहानी में भी सक्रिय रहे। वस्तुतः कहानी के स्वीकृत मूल्यों का निषेध करने और कहानी के मूल्य स्थापन का विरोध करने अराजकता की और इस कहानी आंदोलन पर पश्चिमी लेखकों तथा वातावरण प्रभाव कुछ ज़्यादा ही था, जिसमें कि फ्रांस में चल रहे एंटी स्टोरी आंदोलन से प्रभावित था। यह आंदोलन किसी भी जीवन या कला मूल्य की स्थापना के पूर्णतः विरोध था। गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयास शुक्ल, सुधा अरोड़ा, रमेश बख्शी, ज्ञान रंजन, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह तथा विशेश्वर जैसे कहानीकार इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख कहानीकार कहलाए। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। जनवादी कहानी किन तत्वों से प्रभावित होकर लिखी गई, स्पष्ट कीजिए। जनवादी कहानियों ने मूल से जनवाद को अपना प्रमुख आधार बनाते हुए इसमें मजदूरों, किसानों, दलितों आदि शोषित वर्ग के लोगों को अपनी कहानी के मुख्य केंद्र में रखा और सन 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय में की स्थापना के माध्यम के साथ ही इसका प्रारंभ हो गया। प्रसिद्ध आलोचक प्रकाश चंद्र गुप्त ने वर्ष 1953 में प्रकाशित अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा में जनवाद को मुख्यतः कबीर के समय से ही आरंभ माना था। सन 1982 में जनवादी लेखक संघ की स्थापना के उपरांत ही इसने एक संगठित रूप ले लिया, क्योंकि तदयुगीन जनवादी कहानीकार मानते थे कि नई कहानी तथा सामंतर कहानी जैसे कहानी आंदोलन आम आदमी की बात करते हुए भी उनकी विशेष संघर्षशील चेतना और वर्गीय पृष्ठभूमि को धुंधलाते अथवा उसे नकारते थे। इसलिए सर्वहारा चिंता से बढ़कर यह जनवादी आंदोलन सामाजिक स्थितियों में बदलाव लाने की आशा से प्रतिगमित और उसकी यथास्थितिवाद का विरोध करता है। इसी कारण आंदोलन में अमूर्त मानववाद का सशक्त विरोध, इसी कारण समांतर कहानी के वर्गाधार विहीन आम आदमी की भी घोर आलोचना की। वास्तव में जनवादी लेखकों के लिए ये दोनों कहानी आंदोलन ही मूल रूप से केंद्र में थे। मूलतः जनवादी कहानी में प्रगतिशील कहानी का मुख्य विस्तार कहा जा सकता है। इसलिए जनवादी कहानियों की सूत्रधरों की प्रमुख परंपरा में मुंशी प्रेमचंद से लेकर यशपाल, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय, भीष्म साहनी, अमरकांत, शेखर जोशी, ज्ञान रंजन के साथ ही काशीनाथ सिंह, असगर वजाहत और उदय प्रकाश आदि जैसे रचनाकार भी शामिल होते हैं तथा इसके साथ साथ ही हिंदी कहानी के अनेक आलोचकों तथा समीक्षकों ने भी इस जनवादी कहानी के सूत्र को प्रगतिशील कहानी में तलाशने का यत्न। प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। को स्पष्ट करते हुए टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर, जब समाज की वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक समस्याओं डालते हुए बदलते संदर्भों को अभिव्यक्त करती है तो यह समकालीन कहानी कहलाती है, यानी जो बदलती है और नए समय के बदलते संदर्भ को भी व्यक्त करती है। समकालीन कहानी मनुष्य से जुड़ी है। समकालीन कहानी के रूप में आज दलित कहानी तथा स्त्रीवाद कहानी मुख्य विषय के रूप में उभरे हैं। सामान्यतः मराठी साहित्य से माना जाता था। लेखकों ने आज अपने लेखन के लेखन को बल मिलने चाहिए। दलित प्राचीन तथा लंबे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
की प्रेमचंद और उनके जैसे अन्य प्रगतिशील तथा समकालीन लेखकों ने दलित की शोचनीय स्थिति पर अपनी कलम चलाई है। दलित जीवन के अनुभूत तथा वास्तविक यथार्थ के चित्रण द्वारा दलित जीवन की त्रासद तथा कथा सामंती आतंक और वन्य व्यवस्था के विरुद्ध अत्यंत तीव्र आक्रोश और विरोध का दर्ज करने वाला लेखक की श्रेणी में मुख्यतः कथाकार प्रेमचंद के साथ ही वर्तमान में बुद्धाशरण हंस, मोहनदास नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सयोराज सिंह बेचैन, जय प्रकाश कदम और सूरजपाल चौहान आदि को रखा जा सकता है। स्त्रीवादी कहानी स्त्रियों की मुख्य समस्या और उनसे जुड़ी हुई संवेदना को केंद्र बनाकर लिखी गई कहानियों को सामान्यतः स्त्रीवादी कहानियों के नाम से जाना जाता है। पिछले 3 दशकों से हिंदी में अत्यंत सक्रिय प्रमुख स्त्री कहानीकारों ने अपनी सोच समझ और संवेदना के मुख्य आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इस कहानी को स्त्री संबंधी कहानियों की श्रेणी में रखा जाता है। नई कहानी के दौर में ही जिन प्रमुख लेखिकाओं ने सेक्स संबंधी साहित्यिक लेखन के द्वारा अपनी अलग तथा एक विशेष पहचान बनाई, उनमें से मृदुला गर्ग, ममता कालिया और पांडे, राजी सेठी, सूर्यवाला, चंद्रकांता एवं चित्रा मुदगल के साथ ही मैत्री पुष्पा, गीतांजलि श्री, सारा राय, अलका सराभागी जैसी लेखिकाओं का नाम प्रमुख है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कहते हैं। परवर्ती कहानियों के रूप में यथार्थवादी तथा मनोवैज्ञानिक कहानियों का मूल्यांकन कीजिए। प्रेमचंद परवर्ती समय में हिंदी कहानियों के विस्तृत क्षेत्र में नए परिप्रेक्ष्य सामने आने से एक अलग तरह की कहानियाँ लिखने की प्रवृत्ति बढ़ती गई है और बदली हुई राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही अनेक कहानियाँ नए कथ्य और रूपों के साथ पाठकों के सामने आने लगी और हिंदी कहानी को नए रूप यथार्थवादी तथा मनोवैज्ञानिक कहानियों में वर्गीकृत तथा क्षेत्र के रूप में विभाजित किया जाना चाहिए। इसी श्रृंखला में निम्नलिखित को रखा जाता है। यथार्थवादी कहानियाँ जीवन की वास्तविकताओं तथा उसकी समस्याओं को यथातथ्य या जीवकात्य प्रस्तुतकरण करना ही यथार्थवादी कहलाता है। यानी जैसे कि तैसे ही हम अगर कहानी को प्रस्तुत करते हैं तो इसे यथार्थवाद कहते हैं। इस यथार्थ को जीवन स्थितियों के मध्य रखकर ही कहानियों में उनका सशक्त प्रस्तुतिकरण ही यथार्थवादी कहानी कहलाता है। प्रेमचंद की समय तक आते आते जासूसी, तिलस्मी, मनोरंजन, अबूझ और अप्रासंगिक होने लगे और यथार्थवादी कहानियों के लिए एक नई जमीन निर्मित हुई। प्रेमचंद के यहाँ जीवन की वास्तविकताओं का सजीव व सशक्त चित्रण और अंकन मिलता है। वह अत्यंत अभूतपूर्व और विश्वसनीय था। विशेषकर ग्रामीण जीवन से जुड़े यथार्थ के सूक्ष्म प्रस्तुतिकरण में तो प्रेमचंद अद्वितीय थे, मगर इसके उपरांत भी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्शवाद की अधिकता के कारण ही उनकी कहानियाँ आदर्शवादी यथार्थवादी कहानियों की श्रेणी में आती है। फिर भी ठाकुर का कुआं, सदगत, पूस की रात, कफन जैसे यथार्थवादी की श्रेणी में आती हैं। प्रेमचंद की अधिकांश कहानियाँ अपने प्रामाणिक तथा सामाजिक प्रतिबिंबन के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनकी कहानियाँ आदर्शवाद और उद्देश्य परकता का सम्मिश्रण होते हुए भी वे यथार्थवाद के विविध रूपों को प्रस्तुत करती हैं। इसी आधार पर हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने यथार्थवादी को यथार्थ अनुमुख कहानी के अनेक नवीन प्रतिमान स्थापित किए, जो उनके बाद के कहानीकारों के लिए कहानी की एक समृद्ध परंपरा को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण रही। इसलिए प्रेमचंद की समृद्ध तथा साहित्य रचना में यथार्थवाद के विरुद्ध यथार्थवाद के विविध तथा आकर्षक रंग दिखलाई
देते हैं। यशपाल ने भी अपनी कहानियों में प्रेमचंद की विकसित कहानी परंपरा में मार्क्सवादी जीवन दृष्टि का सम्मिश्रण करते हुए उसे एक नया उन्मेषण प्रदान किया। वे अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का महत्व दिया। फूलों का कुर्ता, अभिशप्त जैसी कहानियां में सामाजिक यथार्थ का प्रतिबिंबन करती है। इसलिए यशपाल के कथा साहित्य में यथार्थ के साथ उनकी अपनी विचारधारा भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती जाती है, जो उनकी कहानियों में शोषण, उत्पीड़न और सामाजिक विसंगतियों का सशक्त विरोध करने का आधार है। अतः यथार्थवाद कहानी की यह यथार्थवादी परंपरा हमारे वर्तमान समय तक अविच्छिन्न रूप में खींची चली आई। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। प्रेमचंदोत्तर कहानियों ने बाहरी यथार्थ के साथ साथ मनुष्य के मानसिक जगत के यथार्थ को भी अधिक महत्व दिया, जिसके कारण हिंदी कहानी को एक नई दिशा मिली, जिसके आधार पर रचनाकार जैनेन्द्र कुमार ने अपनी कहानियों में पहली बार विविध चरित्रों को मनोजगत में झांका। इलाचंद जोशी ने इसके बाद के अत्यधिक स्पष्ट मनोविश्लेषण को अपनी कहानियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया तथा अज्ञे ने भी अपनी कहानियों में व्यक्त और उसकी चेतना को पर्याप्त महत्व दिया। अज्ञे और जैनेन्द्र की जीवन दृष्टि अलग है। अज्ञे की कहानियों में दर्शन के स्थान पर व्यक्ति मन के प्रति वस्तुनिष्ठ होने का सशक्त प्रयास है। फिर भी हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों का विकास पश्चिम के समान तीव्रता से नहीं पाया। ये कहानी में जेम्स जॉयस जैसे कहानीकार नहीं होने पर भी हिंदी कहानियों में जगह जगह पर मनोविज्ञान के अनेकों तत्व बिखरे पड़े हैं। प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानियों से लेकर रचनाकार के दौर की कहानियों में चरित्रों के मनोविज्ञान को कहानियों के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और नई कहानी में पात्रों के मनोविज्ञान को अनेक संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया गया। उदाहरण स्वरूप अमरकांत की प्रसिद्ध कहानी दोपहर का भोजन जनवादी होते हुए भी जबरदस्त मनोवैज्ञानिक संकेतों से परिपूर्ण है, जहां पर लेखक अंडर स्टेटमेंट की कहानी में सब कुछ कहा जाता है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नई कहानी के प्रमुख कहानी आंदोलन पर प्रकाश डाले। आंचलिक कहानी, सचेतन, समांतर, सक्रिय और कहानी। आंचलिक कहानी क्या है? नई कहानी में व्याप्त महानगरीय तनाव और संघर्ष के समांतर एक दूसरा स्वर भी कहानी के क्षेत्र में उभरा है। यह आंचलिक कहानी के नाम से जाना जाता है। इसमें फणीश्वर नाथ रेणु की बट्ट बाबा, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट आदि कहानी में लोक जीवन की गहरी अनुभूतियों को यथार्थ में धरातल पर चित्रित किया गया है। इसमें श्री प्रसाद सिंह, मार्कंडे, रामदरस मिश्र, नागार्जुन आदि की विभिन्न महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री प्रसाद का मुर्दा सराया, मार्कंडे का महुए का पेड़, रामदेरस मिश्र का खाली घर आदि ग्रामीण यथार्थ का ही चित्रण करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र नए कहानियों में भीष्म साहनी, श्रीकांत वर्मा, रविंद्र कालिया, मनु भंडारी, दूधदासी, गिरिराज किशोर का भी उल्लेखनीय योगदान है। कहानी जानते हैं। कहानी छठे दशक में हिंदी कहानी के क्षेत्र में कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। सुरेंद्र अरोड़ा के संपादन में कहानी का प्रकाशन हुआ, जिसमें कहानी की संभावना के नकार का स्वर उभरते हुए प्लॉट या उद्देश्य विसंगतियों के बीच विघटित होते सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की छाया का भी परिणाम था। इसमें निर्मला वर्मा, योगेश गुप्त और ममता कालिया, यश मोहन श्रीवास्तव, सुरेंद्र अरोड़ा, श्रीकांत वर्मा, कुलभूषण, राजकमल चौधरी, सुधा अरोड़ा,
रघुवीर सहाय, हिमांशु जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रमेश उपाध्याय, जगदीश चतुर्वेदी, कामतानाथ आदि प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में उभरकर सामने आया। सचेतन कहानी 7वें दशक में हिंदी कहानी की फिर एक मोड़ लिया और अब की बार यह आंदोलन कहानी की पत्रिका सचेतन के माध्यम से कथाकार महीप सिंह ने चलाया। उन्होंने निरर्थकता और निष्क्रियता के विरुद्ध की सचेतन भाव की आवश्यकता पर बल दिया। उनकी दृष्टि में जीवन की सार्थकता उसे जीने में ही नहीं, जानने में भी है। जीवन को जानने की दृष्टि ही व्यक्ति को अपने परिवेश के प्रति एक सक्रिय भावबोध से युक्त करती है और यह गत्यात्मक ही उसे आधुनिक संवेदनात्मक संस्पर्शों से निकट लाती है। उलझन, कील, पड़ोसी, घेराव, कितने संबंध, ठंड, शास्त्री जी, पानी और पुल तथा कुछ और कितना अधिक उनकी प्रमुख कहानियां हैं। सचेतन कहानीकारों में जगदीश चतुर्वेदी, योगेश गुप्त, मनहर चौहान आदि के नाम उल्लेखनीय है। समांतर कहानी 7वें दशक में ही सारिका के तत्कालीन संपादक और नई कहानी के प्रस्तावकों में से एक कमलेश्वर ने समांतर कहानी आंदोलन प्रारंभ किया। उनका मानना था कि तेज रफ्तार से बदलती हुई जीवन स्थितियों के अंकन में कहानी को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ उन्होंने नई कहानी में ही कुछ फेरबदल करके समांतर कहानी का स्वरूप निर्धारित किया। लेखकीय प्रतिबद्धता के बदले लेखकीय संबद्धता को स्वीकार किया। इसमें आम आदमी के प्रति वेदना व्यक्त करते हुए लेखक ने निरंतर प्रतिपक्ष की भूमिका में रहने के संकल्प को दोहराया। इस संकलन में जुड़े हुए कथाकारों में अरविंद, आशीष, सिन्हा, इब्राहिम, शरीफ, कमलेश्वर, कामतानाथ, जितेंद्र भाटिया, हिमांशु जोशी, मुर्दुल गर्ग, रमेश उपाध्याय, सतीश जमाली, शेरा यात्री, मधुकर सिंह, विभू कुमार आदि का नाम उल्लेखनीय है। सक्रिय कहानी 78 में मंच पत्रिका के माध्यम से राकेश बच्चन ने सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। उनकी दृष्टि से सक्रिय कहानी का सीधा मतलब है आदमी के चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। यह उस समझ, असहस और बोध की कहानी है जो आदमी की लाचारी, बेबसी, वैचारिक हितथेपन और अपसंगता से राहत दिलाने का उद्घोष करे। वो साहस प्रदान करे जिसमें आदमी कमजोरियों के विरुद्ध लड़कर फिर बाहर जन आंदोलन और बदलाव विरोध कारी शक्तियों के विरोध में खड़ा होने का ताकत रख सके। यह विचार और व्यवहार के बीच एक सेतु है, साहित्य और संकल्प और प्रयत्न के बीच की दरार को पाटने का माध्यम, जिसमें स्वयं राकेश वत्स के अतिरिक्त वीरेंद्र मेदिरा, सुरेंद्र मनन, चित्र मुर्दगल, रमेश बत्रा, स्वदेशी भारती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 90 दशक में कहानी का कोई नया आंदोलन सामने नहीं आया, लेकिन कहानी अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ी रही। राजकुमार गौतम, उदय प्रकाश ज्ञान प्रकाश, रूप सिंह चंदेल, धीरेन्द्र अस्थान, बलराम, महेश दर्पण आदि अनेक रचनाकार इस दिशा में सक्रिय है, जो इस सिद्ध करता है कि कहानी विधा अपने विकास पर निरंतर अग्रसर है। तो एक प्रश्न पर चलते हैं। नई कहानी की मूल विशेषता तथा प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यदि भी सन 1954 के आसपास नई कहानी के नींव पड़ने के बाद भी इसकी वास्तविक उपस्थिति का अनुभव सन 1960 के आसपास हुआ, क्योंकि वास्तव में नई कहानी सामाजिक तथ्य, राजनीतिक कहानी स्वतंत्रता के बाद के भारत में
उपजी नई परिस्थितियों की प्रमुख देन थी। अन्य कहानी आंदोलन की ही तरह से नई कहानी का भी कोई स्पष्ट नामकरण नहीं था, लेकिन यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि 1957 तक यह नाम चल पड़ा था और प्रयाग के साहित्यकार सम्मेलन में मोहन राकेश, शिव प्रसाद सिंह तथा हरिशंकर ने इस नाम का प्रयोग उसी मंच से किया। नई कहानी वस्तुतः व्यक्ति को उसकी संपूर्ण समग्रता में देखते हुए उसके सामाजिक परिवेश के साथ साथ मानसिक व्यवहारिक जीवन आवश्यकताओं को एक विशिष्ट तथा संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में प्राप्त करना चाहती है। वास्तव में समकालीन समय के संदर्भ ने नई कहानी को कथ्य और संवेदना का नवीन धरातल प्रदान किया, जिससे कहानी में आने वाले परिवर्तनों का आवाज, शिक्षा, नौकरी की समस्या नए रूप में सामने आते, स्त्री पुरुष संबंध एवं कामकाजी स्त्रियां तथा राजनीति से मोहभंग आदि सबको यही कहानी ने अपनी विषय वस्तु तथा इसके कारण नई कहानी की व्यापकता उसके विषय में अध्ययन में ही संभव थी। नई कहानी में जटिल जीवन के यथार्थ की व्यापक स्वीकृति के साथ व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अत्यधिक महत्व दिया गया। ये कहानी व्यक्ति को संपूर्णता में प्राप्त करने का लक्ष्य सामने रखती है, मगर मध्यवर्गीय कहानियाँ थी, किंतु फिर भी उन्होंने वास्तव में हिंदी कहानी के आधुनिकता के एक विकास क्रम को रूप में देखा जाता है। इस कहानी में बहुत आधुनिकता के भावभूत के साथ शिल्प के स्तर पर नए नए प्रयोग अनेक कहानीकार द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। संकेत एवं प्रतीकों में कहानियों को उसके कथानक के स्तर पर अत्यधिक जटिल बनाया तथा नई कहानियाँ यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के आधार पर पूर्ववर्ती कहानियाँ पुनः पृथक कलेवर में सामने आई। वस्तुतः नई कहानी स्वतंत्र कहानी के बाद के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण था और इसी कहानी आंदोलन के मध्य से हिंदी कहानी ने बहुत कुछ प्रदान किया। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कामेश्वर, निर्मल वर्मा, मनु भंडारी आदि इस दौर के महत्वपूर्ण कहानीकार थे। तो इस तरह से हम चैप्टर 7 को यहाँ पर समाप्त करते हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर समाप्त किए। आप इसे पढ़िए, प्रयोग में लाइए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इस महीने का टारगेट है 200 सब्सक्राइबर बनने के लिए। तो जो नए व्यूअर हैं आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे संकल्प को पूरा कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स पर दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।